दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। तो कोशिश मेरी थी कि मैं पूरा पेपर एक ही वीडियो में सॉल्व कर दूं, लेकिन क्योंकि समय का अभाव रहता है तो पेपर सॉल्व हो नहीं पाया। ठीक है, कोई नहीं, इसको कंप्लीट करते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे उस उसके टेस्ट पेपर के बचे हुए हैं तो उनको भी इसी में कंप्लीट करके फिर इसको फिनिश करते हैं। हम लोगों ने 55 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। इकोनॉमी का यह टेस्ट पेपर है तो, और आपका दृष्टि का है। ठीक है, तो 56 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 अप्रैल 1934, 1 अप्रैल 1935 यानी 9 अप्रैल है और जून है। ठीक है, तो ये तो अप्रैल में, ये तो जून में, इन दोनों महीनों में कभी ना कभी तो इसकी स्थापना हुई है। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों को इसको पता ही होगा ना। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। देखो नियम आपका क्या है, 1 अप्रैल 1934 का, लेकिन स्थापना कब की गई है भारतीय रिजर्व बैंक की, तो वो की गई 1 अप्रैल 1935। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ये रहेगा, लेकिन ये नियम चलता रहता है। जब आप अगर कहीं और देखेंगे तो आप सोचेंगे कि 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई है, तो यही हर जगह आप टिक मत करना। अगर नियम पूछ लेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का नियम, तो 1934 वाला नियम है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना। देखो ये बता भी रहे हैं, हालांकि मूल रूप से यह निजी स्वामित्व के अधीन था, किंतु वर्ष 1949 में 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से रिजर्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन है। चूँकि यह सभी अनुसूचित बैंकों का नगद रिजर्व रखता है, अतः इसे रिजर्व बैंक भी कहा जाता है। अगर बात करें इसमें, तो ये आपका स्थापना 1935 में हुई थी, नियम आपका 1934 का था। जो दोनों कन्फ्यूजन थी मैंने क्लियर कर दी। ठीक है, नेक्स्ट है, वह स्थिति जिसमें मौद्रिक नीति विस्तारवादी होती है किंतु ब्याज दर में वृद्धि नहीं करती है, कहलाती है। ठीक है, कई सारे देशों में अलग अलग तरीके की चलती रहती हैं ये चीज़ें, तो वही पूछ रहे हैं। तरलता पॉस एक ऐसी स्थिति है जब विस्तारवादी मौद्रिक नीति धनापूर्ति में वृद्धि, ब्याज दर आय में वृद्धि नहीं करती है और परिणामतः आर्थिक विकास में विशेष योगदान नहीं देती है, तो ये कहलाती है तरलता जाल। ठीक है, तो हम लोगों ने फिलहाल 51 से सॉल्व किया था, अभी हमने 56 से सॉल्व किया, तो लेकिन ये क्वेश्चन देखते चलो 51। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन इज़ द मेजर ऑफ 52, 53, 54, 55 और 56। ठीक है, 56, 57 आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि वाणिज्य पत्र, ठीक है, अ कमर्शियल पेपर इज क्या है, एक असुरक्षित परक्राम्य मुद्रा बाजार लिखित जो वचन पत्र के बराबर होता है। बी, एक लिखित परक्राम्य लिखित जिसमें लिखित के नामित धारक को एक निर्दिष्ट राशि का बिना शर्त भुगतान करने का आदेश। मतलब ये हिंदी है, थोड़ी अलग टाइप की है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। हमें बताना कि वाणिज्यिक पत्र होते क्या है। फिलहाल मोटा मोटा ये समझो, वाणिज्यिक पत्र एक अल्पकालिक प्रतिभूति है जिसकी परिपक्वता अवधि 7 दिन से 365 दिन तक होती है, जो कॉरपोरेट फर्मों, कम से कम 4 करोड़ की कार्यशील पूंजी वाली सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा अंकित मूल्य की तुलना में छोड़कर जारी की जाती है। तो क्या हो जाएगा, कॉरपोरेट घरानों द्वारा जारी एक अल्पकालिक सुरक्षा जिसकी परिपक्वता अवधि 7 दिन से 365 दिन तक होती है। मतलब इनमें से कोई भी समय हो सकता है। ठीक है, देखो ये टेस्ट पेपर अटैम्प्ट कर लो, फिर इसके बाद में मैं जो नया बजट का डेटा है, जो योजना है, उसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे ही शेयर कर दूंगी, तो उससे आप पढ़ लेना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट डेटा पढ़ना ज़रूरी रहता है एग्ज़ाम के लिए, और लेटेस्ट ही सारे आंकड़े आपको पढ़ लेने चाहिए, है ना। जैसे अभी सोयाबीन में MP ने फिर उछाल किया है, मतलब अच्छी रैंक दर्ज की है, और अभी तक महाराष्ट्र चल रहा था, तो नए डेटा के हिसाब से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि उन्हें अगर पता है, अच्छे पता होगा ऑब्वियसली, वो लोग भी अपने आँख कान खुले रखते हैं, तो फंसाने के लिए ज़रूर पूछ लेंगे, क्योंकि हो सकता है वो ये सोचे कि बच्चों ने नहीं ध्यान दिया होगा। तो लेटेस्ट डेटा से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं अभी क्या करूँगी, PDF को टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगी, तो आप वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन है कि क्षमता दृष्टिकोण यानी कैपेबिलिटी अप्रोच प्रस्तावित किया गया था, किसके द्वारा। 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन आप पढ़ लो, ज़्यादातर मैं ऑप्शन खुद ही नहीं पढ़ती। अमर्त्य सेन ने अपने क्षमता दृष्टिकोण कैपेबिलिटी अप्रोच में कल्याण को व्यापक अर्थ प्रदान किया, तो क्या हो जाएगा आपको आंसर, अमर्त्य सेन। ठीक है, नेक्स्ट, मुद्रास्फीति के दौरान क्या होता है, देनदारों को लाभ होता है और लेनदारों को नुकसान होता है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, देनदारों को नुकसान होता है और लेनदारों को लाभ होता है। नेक्स्ट है, देखो दोनों में फ़र्क है, देनदारों को इसमें लाभ पूछ कह रहे हैं, इसमें नुकसान कह रहे हैं। ठीक है, देनदार और लेनदार दोनों का नुकसान होता है, या देनदार और लेनदार दोनों को लाभ होता है। ठीक है, हमें बताना कि इसमें से क्या होता है। मुद्रास्फीति के दौरान देनदारों को लाभ होता है और लेनदारों को नुकसान होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देनदारों को लाभ होता है और लेनदारों को नुकसान होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से हॉट करेंसी के संदर्भ में सही है। ठीक है, 2 ऑप्शन दिए गए हैं, अब आपको बताना इसमें कौन सही है। हॉट करेंसी बाजार में आसानी से उपलब्ध और दूसरी मुद्रा में विनिमय मुद्रा है। फर्स्ट कथन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा फिलहाल, और सेकंड भी चीनी
रैम्बिनी और रैनमिनबी और जापानी येन हार्ड करेंसी है। तो क्या है क्या, तो दोनों ऑप्शन आपके सही है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सत्य है। आगे बढ़ेंगे फिलहाल। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो, खाली चीनी की करेंसी और जापानी येन ही हार्ड करेंसी नहीं है। विश्व की कुछ बेहतरीन हार्ड करेंसी संयुक्त राज्य अमेरिका की डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, स्टर्लिंग, चीनी रैनमिनबी, जापानी येन एवं यूरो है। ठीक है, तो आपको मतलब 4 से 5 करेंसी हैं जो हार्ड करेंसी के अंतर्गत आती हैं, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से मुद्रा अवमूलन का प्रभाव है या है। ठीक है, बताना कि अगर मुद्रा का अवमूलन होता है तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, मुद्रा का अवमूलन तब होता है जब किसी देश का केंद्रीय बैंक अपनी विनिमय दर को एक निश्चित या अर्धनिर्धारित विनिमय दर पर कम करने का निर्णय लेता है। ठीक है, मुद्रा अवमूलन के जो प्रभाव होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो निर्यात सस्ता होता है। ठीक है, निर्यात सस्ता हो जाता है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति, किसी देश की क्रय शक्ति में कमी आना, कर्ज भुगतान सस्ता हो जाना। तो यानी कि यहाँ एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है। तो हम आगे देखते हैं कि क्या कितने ऑप्शन सत्य हैं, बट आप इसको भी देखते चलो। इंग्लिश ट्रांसलेशन जिन लोगों का भी है पेपर, उसको देखते चलो। ठीक है, 59, 60, 61 एंड 62। आगे बढ़ेंगे तो कितने ऑप्शन यहाँ सही हो जाएंगे, तो आपके 3 ऑप्शन सही हुए, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है विशेष आहरण अधिकार एक कृत्रिम मुद्रा साधन है जिसे विकसित किया गया है। 4 मंच दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। ठीक है, एजेंसी एक तरीके से आपको बताना। विशेष आहरण अधिकार जिसे हम SDR कहते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित अस्थि है। यह मुद्रा नहीं है किंतु इसका मूल्य 5 मुद्राओं के समूह यानी अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रैनमिनबी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग पर आधारित है। ये IMF इसको मतलब मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1969 में एक पूरक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित अस्थि के रूप में SDR विकसित किया है। ठीक है, मतलब कुछ पॉइंट होते हैं जिनको ये सुरक्षित करके रखते हैं। तो बात करें तो किसने इसको किया है, तो विकसित किया तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विकसित किया। ये बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया, UPSC में इसको कई बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से व्यापार समूहों और भारत के संदर्भ में सही है। वर्ष 2010 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा की स्थापना हुई। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान की स्थापना वर्ष 1967 में हुई। अब दोनों में बताना है, तो आसियान आपका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साफ्टा भी है। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क की मुक्त व्यापार व्यवस्था है जो वर्ष 2006 में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी, तो वर्ष 2006 में। ये 2010 नहीं होगा, बल्कि ये 2006 में लागू हुई थी। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहे हैं कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1969 को बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान के संस्थापक सदस्यों। अच्छा, संस्थापक सदस्य देश कौन कौन से थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, कितने होंगे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, 5 देशों द्वारा आसियान घोषणा पत्र बैंकॉक, जिसे बैंकॉक भी बोलते, पर हस्ताक्षर के साथ स्थापना की गई थी। भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। तो फिर क्या हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन सत्य है हमारा, केवल फर्स्ट ऑप्शन गलत है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मैंने आसियान को थोड़ा डिटेल में इसलिए बताया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, भारत उसका सदस्य देश नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। वैश्विक वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, प्रेशर रिपोर्ट, व्यापार सुगमता रिपोर्ट। इनमें से कोई एक रिपोर्ट है जो कि आपके विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है, यानी वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज नहीं की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्धवार्षिक तौर पर वैश्विक वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट, ठीक है, जारी करता है, जिसमें वैश्विक वित्तीय बाजारों और उभरते बाजारों को वित्त पोषण की स्थिरता का आकलन, मतलब कौन से देश में क्या प्रॉब्लम चल रही वो इसमें पता चलती है। तो वैश्विक वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट ये आपका कौन जारी करता है, तो ये विश्व बैंक जारी नहीं करता है, इसको जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी, 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कब की गई थी। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है वो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 5 दिसंबर 2015 को, ठीक है, 5 दिसंबर 2015 को शुरू किया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, क्यों ये शुरू किया गया था, इसका लाभ क्या है, इसका संबंध क्या है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, आकस्मिक रिजर्व समझौता किससे संबंधित है, आसियान, ब्रिक्स, WTO या सार्क। आकस्मिक रिजर्व समझौता की बात हो रही है। ब्रिक्स देशों ने 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में फोर्ट लेजा
घोषणा के हिस्से के रूप में वर्ष 2014 में ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था CRA पर हस्ताक्षर किए थे। तो क्या हो जाएगा, ब्रिक्स देशों के द्वारा। अच्छा, ये कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका कह रहे हैं फोर्टालेजा में वर्ष 2014 में, ठीक है, 2014 में फोर्टालेजा वाले मतलब बैठक में। आगे बढ़ेंगे, हम लोगों ने यहाँ से सॉल्व किया था, ठीक है। ये देख लो, फेस क्लास 63 वाला देख लो, स्पेशल ड्राइंग राइट्स वाला, SDR जिसको बोलते हैं। 64 क्वेश्चन हो गया हमारा, 65, 66, 67। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों परियोजना नदी में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। काकरापार परियोजना, तापी, शिव समुद्रम परियोजना, कावेरी, निजाम सागर परियोजना, मंजरा, हीराकुंड परियोजना, सतलुज। अब इसमें से कोई एक सही सुमेलित नहीं है। हीराकुंड परियोजना बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन के लिए एक बहुउद्देशीय योजना है और इस बांध का निर्माण जो है ओडिशा के संबलपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर महानदी पर। हीराकुंड जो है आपका ये सतलुज पर नहीं है, बल्कि ये किस पर है, तो ये आपका ओडिशा से 15 किलोमीटर दूर महानदी पर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है, महानदी पर, ठीक है। अगर यहाँ पर तापी न दिया होता, तापी की जगह अगर गुजरात दिया होता तो आपको वहाँ पर भी टिक करना चाहिए। काकरापार परियोजना आपकी गुजरात राज्य में ही है, ठीक है। हाँ, नदी का नाम इन्होंने दिया क्योंकि नदियों को ही मिलान करना था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि ये सही सुमेलित नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के संबंध में सही है। 3 ऑप्शन दिए गए। इसे सर्वप्रथम कृषि विशेषज्ञ सुभाष पालेकर द्वारा प्रचारित किया गया था। यह रसायन मुक्त कृषि की एक विधि है या पारंपरिक भारतीय कृषि पद्धतियों पर आधारित है। अब 3 ऑप्शन है तो फिर यहाँ पे कोट भी आपका 3 से 3 होंगे। हमें बताना कितने ऑप्शन सत्य हैं। देखो, बात करें, तीनों ही ऑप्शन आपके सत्य हैं, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सत्य है, ठीक है। तो आपको तीनों ऑप्शन मैंने बता दिए, उनको अच्छे से पढ़ लेना। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल क्वेश्चन है कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPDA, ठीक है, का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में है। 4 ऑप्शन दिए गए, हमें बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ। फिलहाल समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPDA की स्थापना वर्ष 1972 में, ठीक है, 1972 में संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय कोच्चि केरल में है, ठीक है, कोच्चि केरल में है और स्थापना 1972 में की गई थी, ठीक है। तो चलो, उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार वर्ष 2022-23 में शिक्षा के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया। क्वेश्चन है तो मैं बता देती हूँ, बट इसको आपको कंपैरिजन के लिए पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा के लिए अपने कुल व्यय का 13% आवंटित किया गया है। सभी राज्यों द्वारा शिक्षा के लिए औसत आवंटन 15.2% से 2021-22 के बजट अनुमान के अनुसार की तुलना में कम है, ठीक है। बट कितना किया गया था, तो 13%। कंपैरिजन के लिए दे सकते हैं 2024 और 25 के द्वारा, ठीक है, 2023-24, 22-23, इस तरीके से। केलकर समिति संबंधित है। केलकर समिति आपकी किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है किससे संबंधित है। तो केंद्रीय बजट 2015-16 में वित्त मंत्री ने बुनियादी ढांचे के विकास हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पर दोबारा विचार किए जाने तथा इसके पुनरुत्थान की घोषणा की थी। इस घोषणा के अनुसरण में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मतलब जो किया गया था, डॉक्टर विजय केलकर ने इसकी अध्यक्षता की। तो क्या हो जाएगा, विजय केलकर समिति। ये संबंधित है सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल से, ठीक है, जिसे PPP मोड बोलते हैं, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय कपास निगम की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन आता है तो 3 बार मैंने देखा है। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 31 जुलाई 1970 को भारतीय कपास निगम CCI की स्थापना वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में किया गया था, ठीक है। इसका मुख्यालय नवी मुंबई में है। तो स्थापना कब की थी, 1970 में, ओके। तो यहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 69 देख लो, जीरो बजट नॉर्मल फॉर्म में, 70, 71, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। खैर, कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के संबंध में सही है। यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को कौशल विकास और उद्यमिता के अवसर प्रदान करना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-24 के बजट में इस योजना के लिए 3,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, ठीक है। अच्छी खासा अमाउंट है। तो क्या ये सत्य है। तो फिलहाल दोनों ही ऑप्शन आपके सत्य हैं, यानी कि ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना 2023 अथवा निःशुल्क मुफ्त टैबलेट स्मार्टफोन योजना 2023 उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख पहल है, ठीक है। दोनों ऑप्शन सत्य हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश
बजट वर्ष 2023-24 के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, ठीक है। इसमें कुछ बढ़ोतरी भी की गई है, मैं डेटा भेजूंगी तो पढ़ना। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बजट 2023-24 के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1050, ठीक है, करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। भारत का पूर्ण रूप से जैविक राज्य है, ऑब्वियसली बहुत सिंपल है। तो भारत का जो सिक्किम राज्य है ये पूर्णतः जैविक राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022 में भारत का निर्यात था, ये 4 ऑप्शन दिए गए, हमें बताना कितना। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत के निर्यात का सराहनीय निष्पादन 422.0 बिलियन था। तो कितना हो जाएगा, 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था, क्योंकि 422 है ना, 422 है, यहाँ पे 400 ही दिया है तो उसी के आसपास है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण कह रहे हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021 में FDI प्राप्तकर्ता में भारत का स्थान था। देखो अभी FDI में कमी आई है, करंट में हमने पढ़ा होगा, तो उसको जरूर ध्यान करके रखना। अंकटाट इसकी रिपोर्ट जारी करता है। अंकटाट द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में भारत को वर्ष 2021 में शीर्ष 20 मेजबान देशों में FDI के सबसे बड़े प्राप्तकर्ताओं के रूप में 7वें स्थान पर रखा गया था, ठीक है, 7वें स्थान पर रखा गया था। बट इस साल कमी आई है 24 में, तो उसको देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा से मुख्य उद्योग है, कोयला, उर्वरक, सीमेंट, इस्पात। 4 ऑप्शन दिए गए, हमें बताना है कितने मुख्य उद्योग हैं यहाँ पे। तो आपके चारों ही मुख्य उद्योग हैं, ठीक है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आगे बढ़ेंगे। 74 नंबर से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, इसको आप अच्छे से देख लो, ठीक है, क्योंकि योजना राज्य चलाते रहते हैं। 75, 76, 77, 78, 79, ठीक है। चलो, कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी NIP के संदर्भ में सही है, ठीक है। ये विकास को और अधिक समावेशी बनाते हुए बुनियादी ढांचा परियोजना हेतु एक विकास मार्ग प्रशस्त करेगा। कौन? NIP। कह वित्तीय वर्ष 2020 से 25 के लिए NIP में बुनियादी ढांचा परियोजना हेतु निवेश राशि 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, ठीक है। हमें बताना है कि इनमें से कितने ऑप्शन आपके सत्य हैं। क्या दोनों कथन सत्य हैं? ये दोनों में से कोई एक सत्य है, एक असत्य है, ठीक है, ये बताना है। भारत सरकार ने देश भर में उच्च गुणवत्ता वाला बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ और वित्त वर्ष 2020 से 25 के दौरान लगभग 111 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित बुनियादी ढांचे के निवेश के साथ राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन NIP की शुरुआत को की। तो क्या हो जाएगा, सेकंड कथन हमारा यहाँ पर सत्य है। और इन्होंने कहा 111 करोड़ लगभग, ठीक है, लगभग 111 करोड़। तो इस तरीके से NIP बुनियादी ढांचा परियोजना हेतु एक विकास मार्ग प्रशस्त करते हुए रोजगार के सृजन में मदद करेगा। और बात करें तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन सत्य है। हालांकि केवल 100 करोड़ लिखा था, लगभग लिख देते तो ज़्यादा सही था, ठीक है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन का विषय है, बाकी चीज़ें ठीक है। वहाँ पर आंसर में लगभग ही लिखा है, तो कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। या तो उसको हटा दो या तो लगभग के हिसाब से सही मान लो। क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2020 से 23 में केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय कैपेक्स में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है। करंट का है तो देख, मतलब करंट का नहीं है बट ठीक है, देख लो, अगर वो कंपैरिजन के लिए दे देता है तो 63.4%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन योजनाओं ने हालिया वर्षों से कनेक्टिविटी के सुधार में योगदान दिया है, ठीक है। भारतमाला, सागरमाला, उड़ान या उपर्युक्त सभी। तो कनेक्टिविटी में सुधार किया है, ऑब्वियसली आपके उपर्युक्त सभी हो जाएंगे क्योंकि सबने मिलकर सुधार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 कथन नीचे दिए गए, एक को अभिकथन है, दूसरे को कारणहार कहा गया है। अभिकथन ये कहता है कि भारत सरकार को लागत प्रभावी उत्पादन केंद्र बनाने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है, ठीक है, सरकार भारत को, ठीक है। और कारणहार करें कि रसद नीति 2022 का उद्देश्य लागत में कटौती करना, प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना। हमें बताना कि इनमें से कौन से ऑप्शन सत्य है और क्या इसका सही है आंसर, ठीक है। डी ऑप्शन दिया कि A और R दोनों सत्य और R का सही व्याख्या करता है। इन ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ लेना, ये मैं डिटेल में नहीं बताती हूँ, आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम लोगों ने 80 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो 80 आप देख लो पहले, ठीक है, 81, 82, 83, ओके। चलो देखो, इन क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे क्योंकि ये करंट से हैं और ये बजट से हैं। बजट हमें अभी 24 वाला पढ़ना है, 24-25 का, तो ये क्वेश्चन इतने हम करंट के हैं, तो इनको हटा करके हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। कहाँ से? तो ये वाला भी आपका बजट से ही रिलेटेड है, इसको भी स्किप करते हैं, इसको भी स्किप करते हैं। यहाँ से हम 91 से शुरू करते हैं, ठीक है। कह रहे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लो। हमने कोशिश की कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो सब करंट के थे, नो सॉरी,
बजट के हैं और वो बजट के भी काम के नहीं है ना। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एनएचबी का मुख्यालय स्थित है गुरुग्राम, नई दिल्ली, लखनऊ में या चेन्नई में। आपको बताना है इसकी स्थापना जो होती है एनएचबी की 1984 में की जाती है। ठीक है, कब की जाती है? 1984 में। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में शीघ्र नष्ट होने वाली कृषि वस्तुओं पर समूह, ठीक है, समूह की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। और बात करें अगर कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय फिलहाल गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नीति को भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है? ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। औद्योगिक नीति संकल्प 1948, 1956, 1969 या 1977। ठीक है, तो इस संकल्प ने दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार स्थापित किया, औद्योगिक नीति संकल्प। ठीक है, और यह वह योजना जिसने समाज के समाजवादी प्रणाली के लिए आधार बनाने का प्रयास किया। IPR 1956 विकास के महालनोबिस मॉडल पर आधारित है और इस मॉडल में भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। पहली बात तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना पर का आधार स्थापित किया। और आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो औद्योगिक नीति संकल्प 1956। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुजरात के औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकास के लिए जिम्मेदार नहीं है? ठीक है, वर्ष 1860 के दशक से सूती कपड़ा उद्योग की स्थानिकता, कांडला में तेल क्षेत्र की खोज और बंदरगाह का विकास, पायकारा जल विद्युत संयंत्र से बिजली की आपूर्ति, या कोयला में पेट्रोलियम रिफाइनरी ने कई पेट्रोकेमिकल उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराया। कौन सा विकास के लिए इसमें जिम्मेदार नहीं है, ये कह रहे हैं। गुजरात औद्योगिक क्षेत्र विकास के लिए जिम्मेदार कारक जो हैं उसमें आपका सी ऑप्शन है, पायकारा जल विद्युत संयंत्र से बिजली की आपूर्ति। ठीक है, ये इसके लिए मतलब ये कहाँ है? तो ये संयंत्र आपका बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार कारकों में से एक है। ठीक है, फिलहाल तो ये बेंगलुरु और चेन्नई की साइड में है, तो ये आपका गुजरात के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने 91 से स्टार्ट किया, तो 91 से देख लो, 91, 92, ठीक है, 93, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि नई औद्योगिक नीति 1991 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने स्वचालित मार्ग के तहत प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर समझौते की अनुमति दी। इसने एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम का पुनर्गठन किया। मैंने इसलिए पढ़ के बता दिया ताकि आपको चीज़ें थोड़ा क्लियर रहें। ठीक है, ऐसे ऑप्शन आप खुद ही पढ़ लेना। तो इसमें से कौन से ऑप्शन सत्य हैं? तो फिलहाल कह रहे हैं कि दोनों ही ऑप्शन सत्य हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हमारे यहाँ पर सत्य हैं। आगे बढ़ेंगे। चीनी उद्योग के उत्तर भारत से प्रायद्वीपीय भारत में स्थानांतरित होने के निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? कह रहे हैं गन्ने की फसल दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय जलवायु में तीव्र रूप से बढ़ती है। दक्षिण भारत में पेराई का मौसम उत्तर भारत की तुलना में छोटा होता है। दक्षिण भारत में अधिकांश मिलों में आधुनिक मशीनरी है। या दक्षिण भारत में उगाए जाने वाले गन्ने की उष्णकटिबंधीय किस्म में सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक कारण है जो नहीं है? जो है वो तो पता है। चीनी उद्योग के उत्तर भारत से प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थानांतरित होने के कारण कई सारे हैं। अगर बात करें तो कहते हैं दक्षिण भारत में पेराई का मौसम उत्तर भारत की तुलना में छोटा होता है, ये इसका कारण नहीं है। ठीक है, क्या है? ये इसका कारण फिलहाल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सूची का दे दिया। सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना, ये कृषि क्रांति है और यह संबंधित है। ठीक है, गोल्डन फाइबर क्रांति, भूरी क्रांति, गोल क्रांति, रजत क्रांति। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मिलान करना है कि कौन सा इसमें सही है। आई थिंक कुछ नहीं याद होगा तो भूरी क्रांति याद होगा, है ना। भूरी क्रांति की बात करें तो ये उर्वरक से ही संबंधित है। B2 इसमें 2 ऑप्शन में दिया है, इसका मतलब आपको और भी आने चाहिए तब जाके आप निकाल पाओगे। गोल क्रांति आपकी जो है वो गोल से ही संबंधित है, तो मतलब आलू से संबंधित है, अंडे से ना समझना। C1 B2, अब B2 यहाँ पर है, B2 और C1 देखो एक ही जगह मिली, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो गया। D3 आप मिलान कर लो। ठीक है, D3 रजत क्रांति अंडे से और गोल्डन फाइबर क्रांति आपका जूट से। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम लोगों ने 94 से क्वेश्चन सॉल्व किया, तो 94 को देख लो पहले। ठीक है, 94 के बाद में आपने 95 को देखना है, 95 के बाद में 96। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकारों को खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन और आवंटन के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, कौन? भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम एंड कृषि और किसान मंत्रालय। 4 ये ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बहुत ध्यान से। ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसे FCI बोलते हैं, या FSSAI, ठीक है, या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, या नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन से जिम्मेदार है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे PDS बोलते हैं, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत
स्थापित एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। कौन सी है? तो भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है भारतीय कॉफ़ी बोर्ड निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? 4 मंत्रालय के नाम दिए, नाम आप अच्छे से पढ़ लो। हमें बताना कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय कॉफ़ी बोर्ड यह एक वैधानिक संगठन है जिसका गठन कॉफ़ी अधिनियम 1942 की धारा 4 के तहत किया गया था, ठीक है। ये भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल बुनियादी ढांचा किसी देश के आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करता है? यह अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है, यह उत्पादन और जीवन की गुणवत्ता के कारकों को बढ़ाता है, यह अधिकतम FDI प्रदान करता है, यह उपयुक्त सभी। बुनियादी ढांचा मतलब हाउ डज इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पैक्ट अ कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। हमें बताना कि इनमें से कितने ऑप्शन सत्य है या कौन सा सत्य है। देखो, बात करें अगर हम बुनियादी ढांचा उत्पादन के कारकों की उत्पादकता में वृद्धि और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके किसी देश के आर्थिक विकास में योगदान देता है। तो बात करें तो यह उत्पादन और जीवन की गुणवत्ता के कारकों को बढ़ाता है, ठीक है। क्या करता है? बढ़ाता है। कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देश की आज़ादी के बाद से स्वास्थ्य देखभाल की वास्तविक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 1951 से 2013 के दौरान सरकारी अस्पतालों तथा औषधालयों की संख्या 9,300 बढ़ के 44,000 हो गई और साथ ही अस्पताल के बिस्तरों की संख्या 1.2 से बढ़कर 6.3 लाख हो गई है। हमें बताना कि इनमें से कौन से ऑप्शन सत्य हैं। फर्स्ट, सेकंड या केवल सेकंड या केवल फर्स्ट, ठीक है, ये बताना है। बात करें तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन आपके सत्य हैं, यानी कि दोनों ही सही है। तो 97 से हमें देखना है क्वेश्चन, ठीक है। 97, 98, 99 और ये आपका 100। आगे बढ़ेंगे। अभी देखो, ये भी बजट से संबंधित है, ये भी बजट से है, ये भी बजट से है और ये भी बजट से। तो आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इनको छोड़ देते हैं। देखो, कह रहे फेम इंडिया योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, A, B, C और D। चारों को आप पहले पढ़ लो, फिर हम इसकी बात करते हैं आगे। देखो, जो फेम इंडिया आपकी है ना, ये भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेज़ी से अपनाने और विनिर्माण योजना के चरण सेकंड को भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2019 से शुरू होने वाली 5 वर्षीय योजना है, ठीक है। और इस योजना की अवधि के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपए बजटीय समर्थन के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका? D ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, भारी उद्योग मंत्रालय, ठीक है। कह रहे किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही? तो भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है PM श्री योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य केवल केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से चयनित मौजूदा स्कूलों को मजबूत करना है। अब यहाँ पे केवल दिया, थोड़ा ध्यान देना, मे बी कि ये सही हो सकता है, मे बी कि गलत भी हो सकता है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना कि इनमें से कितने ऑप्शन सही हैं। PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है, PM श्री योजना, यह देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो कथन फर्स्ट आपका गलत हो जाता है यहाँ पर। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना नहीं, केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार, राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार, स्थानीय निकायों तथा प्रबंधित स्कूलों में से चयनित मौजूदा स्कूलों को मजबूत करना है। तो सेकंड भी सही नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? भी हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो और फिर ध्यान से टिक करो, क्योंकि कई बार दोनों हो जाते हैं, कई बार दोनों भी नहीं होते हैं। फिलहाल नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे अमृत सरोवर मिशन के तकनीकी सहयोगी ग्रुप में भी जोड़ा गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमृत सरोवर की बात हो रही है। तो यहाँ पर जिसको जोड़ा गया भास्कराचार्य राष्ट्रीय स्पेस अनुप्रयोग एवं भू सूचना संस्थान, ठीक है। B ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल सही है। कह रहे हैं जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, ठीक है, योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ठीक है। किसके तहत ये शुरू की गई थी? कौन सी? जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट, ठीक है। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में शुरू की गई ये योजना है और यह एक एकीकृत और व्यापक प्रमाणन प्रणाली योजना है, ठीक है। तो और यह योजना उत्पादों और प्रक्रियाओं दोनों में से उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रदूषण, समन, ऊर्जा दक्षता, मतलब उसकी सारी क्वालिटी चेक करती है। तो क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, पत्तन पोत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, मतलब MSME जिसे बोलते हैं, इसके द्वारा ये शुरू की गई योजना है। अब कब शुरू की गई थी? 2016 में, ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा से अटल वयो अभ्युदय योजना के घटक है? वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, राष्ट्रीय वयोश्री योजना या प्रधानमंत्री जनधन योजना। 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से पहले पढ़ लो।
देखो, जो योजना है थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि शुरू कब की गई थी और कौन से मतलब मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये जरूर पूछते हैं। अटल वयो अविद्या योजना की अगर हम बात करें तो ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के रूप में जाना जाता है, जिसे अप्रैल 2021 में शुरू किया गया था, मतलब नया रूप दिया गया था। और इसका हम लोगों ने यहाँ से 106 से शुरू किया था, 106, 107, 108, ठीक है, 109 और 100। हमने देख लिया, क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि अटल वयोवृद्ध योजना, तो उसमें कितने ऑप्शन सही है, क्योंकि 4 ऑप्शन वहाँ दिए हैं, तो ये 4 आपको यहाँ पे कोड दे दिया गया है। अब इसको हमको मिलान करके आंसर बताना है। तो इसमें जो जो सही है वो है आपके सेकेंड और थर्ड, ठीक है। कौन कौन से सही है, सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन पोलो जो हाल ही में खबरों में था, संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने नाम सुना ही होगा। ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। जाना जाने वाला सैन्य अभियान था जो 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत को भारत संघ में एकजुट करने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ किया गया था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, हैदराबाद को एकीकृत करने के लिए सैन्य कार्रवाई, जिसको ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर, 22 सितंबर, 26 नवंबर या 25 दिसंबर को, ठीक है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपको याद ही होगा, अभी हाल फिलहाल में मनाया ही गया। तो ये प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाने वाला हिंदी दिवस है, जिसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। उस दिन की याद दिलाता है जब वर्ष 1949 में भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में ग्रहण किया था। इसीलिए उसी दिन को खास बनाने के लिए या उसको याद रखने के लिए 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो एक होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, एक होता है विश्व हिंदी दिवस। दोनों में कन्फ्यूज मत होना, दोनों की डेट अलग अलग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर शीलता का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है। विश्व रेखीय वनों में निरंतर वर्षा, उष्णकटिबंधीय वनों में पत्तियों का सदाबहार होना, शंकुधारी वनों में कम ह्यूमस संग्रह, और एक घटना जहाँ कुछ वृक्षों के शीर्ष एक दूसरे को नहीं छूते हैं। शीलता का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है। तो बताना है साइनस का यहाँ पर। तो अगर बात करें तो शीतोष्ण पर्णपाती वनों में शिखरशीलता एक सामान्य घटना है जहाँ कुछ वृक्षों के शीर्ष एक दूसरे को नहीं छूते हैं, जिससे उनके बीच अंतराल होने के कारण आकाश स्पष्ट दिखाई देता है। एक घटना जहाँ कुछ वृक्षों के शीर्ष एक दूसरे को नहीं छूते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का विजेता कौन है? जानकारी के लिए देख लो, बट 2024 की सारी चीज़ें आ गई। यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, है ना, और ऑस्ट्रेलिया ओपन, तो उनको याद रख लेना। अब वैसे सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन 2023 का जीता है। हराया किसको? तो रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था, ठीक है, यह जीता है पुरुष एकल का सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने, ठीक है, नोवाक जोकोविच, यानी बी ऑप्शन सही है। भारत के पहले यूपीआई एटीएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया था, यह एक वाइट लेबल एटीएम है, ठीक है। तो बताना है कि क्या सही है। तो कह रहे हैं कि डी ऑप्शन सही है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर का पहला स्वदेशी रूप से विकसित संस्करण कहाँ स्थित है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है ये कहाँ पे स्थित है। तो काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना भारत की पहली दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर परियोजना है, और ये स्थान कहाँ पड़ेगा? तो ये पड़ेगा आपका गुजरात में। अगर काकरापार केवल दिया है तो ठीक है, नहीं तो गुजरात में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, कलपक्कम शक्तिनगर आपको याद ही होगा। आगे बढ़ेंगे तो हमको यहाँ से ये देखते हुए चलना है, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिए गए थे तो इसलिए हमने उनको फिर टिक करा दिया। 111, 112, 113, 114 और 115, 116, ठीक है। कह रहे हैं कि सितंबर 2023 में गुजरात घोषणा पत्र किसके लिए जारी किया गया? पारंपरिक चिकित्सा, वास्तुशिल्प आचार्यों की रक्षा करना, प्लास्टिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाना या वन संरक्षण, ये किस लिए जारी किया गया था? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने गुजरात घोषणा के रूप में पहले WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का परिणाम दस्तावेज जारी किया है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पोषण अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। इसकी शुरुआत क्या है कि वर्ष 2018 में राजस्थान के झुंझुनू जिले से की गई थी। 2023 के राष्ट्रीय पोषण माह की थीम थी सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। तो अब हमें इनमें बताना कि कितने ऑप्शन सत्य हैं, ठीक है। तो अगर देखें तो ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सत्य हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने रमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 प्राप्त किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से किसने प्राप्त किया है, ठीक है। तो आर रवि कन्नन ने प्राप्त किया है। लोंगपी पॉटरी की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ भी बताना है आपको। ऑप्शन आप खुद ही पढ़ लो। तो लोंगपी पॉटरी जो है मणिपुर के लोंगपी गांव की तांगखुल नागा जनजातियों
जनजातियाँ इस अनूठी शैली की पॉटरी मिट्टी के बर्तन को बनाती हैं, तो क्या हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। आगे, हैबर प्रक्रिया का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जा सकता है? ग्रीन अमोनिया, वाइट लेड, कॉपर सल्फेट या लॉफिंग गैस। हैबर प्रक्रिया की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये आपके ग्रीन अमोनिया के लिए। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि खिलाड़ी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित पहला एशियाई व्यक्ति कौन है? विजय अमृतराज, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना या लिएंडर पेस। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? लिएंडर पेस हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल 117 से हमें देखना है 118, 119, 120, 121, 122। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि अब्राहम समझौते पर निम्नलिखित के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से देशों के बीच में ये हस्ताक्षर किए गए। तो अब्राहम समझौता इजराइल एवं कई अरब राज्यों के बीच 2020 में हस्ताक्षरित समझौतों की एक श्रृंखला है, जो मध्य पूर्व में राजनयिक संबंधों में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, इजराइल और अरब राज्य। ठीक है, ऑपरेशन सज्जक किसके द्वारा संचालित किया गया? तो ये भारतीय तट सेना, भारतीय तट रक्षा के लिए शुरू किया गया है। सभी हितधारकों को शामिल करने वाला एक अभ्यास है, पश्चिमी तट पर भारतीय तट रक्षक द्वारा आयोजित किया गया। तो भारतीय तट रक्षक। ठीक है, क्वाड समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? ये 4 लोकतांत्रिक देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एवं जापान का समूह है। इसका उद्देश्य स्वतंत्र, खुला और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के साथ समर्थन करना है। हमें बताना कि इनमें से कितने ऑप्शन सही हैं। आपके समीक्षा अधिकारी में इसी तरीके से क्वेश्चन आए थे। बात करें क्वाड के बारे में, तो ये 4 लोकतांत्रिक देश, अब 4 कौन कौन से हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एवं जापान। कथन फर्स्ट सत्य है, सभी 4 राष्ट्र लोकतांत्रिक राष्ट्र होने का एक समान आधार प्राप्त करते हैं। साथ ही निर्बाध समुद्री व्यापार, देखो कभी कभी चाइना कहीं ना कहीं, कभी कभी क्या ज़्यादातर वो हस्तक्षेप करता रहता है, तो उसको बताया भी जाता है कि ये जो समुद्र हैं इसमें सबको आने जाने का वो होना चाहिए, मतलब आदेश होना चाहिए, आप इस तरीके से कर नहीं सकते। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कोई ना कोई चीज़ें आती रहती है चर्चा में। तो डी ऑप्शन सही है, फर्स्ट और सेकंड। हाल ही में यशु भूमि का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में द्वारका, नई दिल्ली में यशु भूमि नामक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एवं एक्सपो सेंटर के पहले चरण का उद्घाटन किया। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। ठीक है, थोड़ा सा आप यशु भूमि से मथुरा को कर सकते हैं, बट गेस ही होता है, हर समय सही हो जरूरी नहीं। ठीक है, ओमेगा ब्लॉकिंग का संबंध है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष कार्यक्रम से, मौसम संबंधी घटनाओं से या रक्षा रणनीति से। ओमेगा ब्लॉकिंग का संबंध पूछ रहे हैं। देखो, ओमेगा ब्लॉकिंग एक मौसम संबंधी घटना है जो तब होती है जब एक उच्च दबाव प्रणाली 2 कम दबाव वाली प्रणालियों के बीच फंस जाती है। तो बात करें तो ये आपका मौसम संबंधी घटना है। नेक्स्ट, सिम्बेक्स किसके बीच में द्विपक्षीय अभ्यास है? भारत और थाईलैंड, भारत और सिंगापुर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात, भारत और जापान। ठीक है, सिम्बेक्स। तो ये आपका भारत और सिंगापुर के बीच में संबंधित है। ठीक है, द्विपक्षीय अभ्यास है। इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। तो राफेल नडाल को नियुक्त किया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ से आपको देखते चलना है, और इसमें करंट आपका अक्टूबर 2023 का इंक्लूड है। वैसे भी हमें अक्टूबर 2023 से तैयार भी करना है करंट। हो सकता है वहाँ से कोई पीछे कोई क्वेश्चन पूछ लें, तो हो सकता है एम्बेसडर वाले कुछ करंट अफेयर में चेंजमेंट आया। ठीक है, देखो इसको यहाँ से छोड़ते हैं, इसमें क्वेश्चन इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि इसमें करंट के ये इंक्लूड है, हमें तैयार तो करना है, लेकिन जैसे नवाचार सूचकांक आ चुका है और भी कई सारे सूचकांक आ चुके हैं, है ना, माइग्रेशन आउटलुक आ चुका है, तो करंट और इसको फिर करंट ऐसा होता है कि करंट का चीज़ें करंट में ही तैयार हो तो ज़्यादा सही है। इसको छोड़ देते हैं और फिर आगे देखते हैं क्या हो सकता है। देखो ये टेस्ट पेपर है, 1 या 2 दिन पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो इसमें हमारे कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। मैंने कहा था कि मैं किसी वीडियो में बाद में बता दूँगी। अगर इसमें करंट के होंगे तो छोड़ूंगी, वैसे आपके ज़्यादातर इकोनॉमी से हैं, एनवायरनमेंट से हैं और हिस्ट्री से हैं। मतलब ये जीएस का फुल पेपर है, तो इसमें जीएस की सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। तो ये हम 116 से छूटे हुए थे, तो इनको देख लेते हैं उसकी बजाय। ठीक है, वो करंट इसलिए कंफ्यूज करने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ क्योंकि उसमें लिस्ट दी गई है करंट की, और फिलहाल अभी जो लिस्ट आने वाली कुछ लिस्टें आ चुकी हैं, तो फिर दोनों मिसमैच हो जाएंगे, तो फिर करंट को तैयार करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। कह रहे नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। ये आपका इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1992 के जैव विविधता पर अभिसमय यानी CBD में एक पूरक समझौता है, जिसे आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उसके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत वितरण पर प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसे 29 अक्टूबर 2010 को नागोया जापान में अपनाया गया था और 12 अक्टूबर 2014 को लागू हुआ था। देखो दोनों चीज़ों को ध्यान रखना, अपनाना और लागू होना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2010 कह रहे हैं फिलहाल, तो ए ऑप्शन सत्य है।
नेक्स्ट है वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय यानी साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसे वाशिंगटन अभिसमय के नाम से भी जाना जाता है, यानी साइट्स को जाना जाता है। क्या आपको बताना है। इसमें संरक्षित प्रजातियों की 3 सूचियाँ होती हैं। क्या वाकई ये बात सही है? तो आपके दोनों ही कथन आपके सत्य हैं, ठीक है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। निजामुद्दीन औलिया अनुयायी थे, किसके अनुयायी थे ये बताना है, ठीक है। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में चिश्तिया सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। और अगर बात करें कि निजामुद्दीन औलिया अनुयायी थे तो चिश्ती सिलसिला के अनुयायी थे, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पर कह रहे हैं कि सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक है, ठीक है। एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक है, मतलब उसका उसमें अंश ज़्यादा है। तो एडीबी की बात करें तो इसकी स्थापना पहले देख लो 1966 में हुई थी, ये भी पूछते रहते हैं, हेडक्वार्टर भी पूछते रहते हैं। इसमें 68 सदस्य देश हैं, जिनमें से 49 एशिया और प्रशांत क्षेत्र के अंदर और 19 बाहर से हैं। अगर बात करें कि हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा शेयरधारक कौन है, तो उसमें कह रहे 31 दिसंबर 2022 तक एशियाई विकास बैंक के 5 सबसे बड़े शेयरधारक थे। जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका कुल शेयरों के 15% के साथ, और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 6.4%, भारत 6.3% और ऑस्ट्रेलिया 5.8%। तो क्या हो जाएगा, जापान का यहाँ पे प्रतिशत ज़्यादा है, ठीक है। इसका मुख्यालय की बात करें तो मनीला फिलीपींस में। कहाँ है हेडक्वार्टर या मुख्यालय? मनीला फिलीपींस में, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। फिलहाल देखो हम लोगों ने 16 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो 16 यानी 16, फिर आपका आ गया 17, 18, 19। आगे बढ़ेंगे। कह रहे गरीबी रेखा शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है गरीबी रेखा शब्द। भारत में गरीबी रेखा का आकलन उपयोग व्यय पर आधारित है। हमें देखना है कि क्या इसमें सही है। भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य विधि आय या उपभोग स्तर पर आधारित है, और यदि आय या खपत किसी दिए के न्यूनतम स्तर से नीचे आती है तो परिवार को गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल कहा जाता है। बात करें तो कह रहे हैं सेकेंड ऑप्शन केवल सही है कि भारत में गरीबी रेखा का आकलन उपभोग व्यय पर आधारित है। इन्होंने कहा कि इसको निर्धारित कौन करता है, आपको ये जान लेना है। तो भारत में गरीबी का आकलन का आकलन अब नीति आयोग की टास्क फोर्स के द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही नहीं है, सेकेंड ऑप्शन केवल सही है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। पेरियार, कावेरी, महानदी या गोदावरी। तो अगर बात करें यहाँ पर देखो, कर्नाटक के कोडगु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलने वाली कावेरी नदी 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। तो क्या कौन हो जाएगा, कावेरी नदी। गिर सुप्पा जोंग जलप्रपात स्थित है गंगा पर, नील पर, अमेजन पर या सारावती पर, ठीक है। आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है। अगर बात करें पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। इस क्षेत्र में गोदावरी, भीमा और कृष्णा जैसी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, जबकि ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है। और या पूछा क्या है, गोरसिप्पा जोंग जलप्रपात, ठीक है। तो ये आपका जिसमें सारावती पर जोंग फॉल और कावेरी पर शिव समुद्रम जैसे उल्लेखनीय जलप्रपात शामिल है। तो क्या हो जाएगा, सारावती पर आपका गोरसिप्पा जोंग जलप्रपात स्थित है। आपका गोरसिप्पा हो गया और शिव समुद्रम हो गया, एक कुंचिकल हो गया। इस तरीके से 4 का नाम देके यूपीएससी ने इसी साल क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, प्रीलिम्स में। नेक्स्ट है अंतर उष्णकटिबंधीय विषमय क्षेत्र ITCZ एक निम्न दबाव वाला क्षेत्र है। कहाँ पर, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा या कर्क रेखा पर, कहाँ पर स्थित है ये, ठीक है। तो ये आपका भूमध्य रेखा पर स्थित है। और चीज़ें आप ITCZ के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है सूची का है क्वेश्चन। ये आपकी सूची फर्स्ट में नाम दिए गए और ये मंथ दिए गए, आपको मिलान करना। चैत बैसाख, जेठ आषाढ़, सावन भाद्र, आश्विन कार्तिक। हमें मिलान करके बताना है कि इनमें से कौन किससे सही सुमेलित होगा। अगर मिलान करोगे तो सारे के सारे आपके आराम से मिल जाएंगे। चैत बैसाख की बात करें, मार्च अप्रैल, जेठ आषाढ़ आपका बहुत गर्मी पड़ती है, मई जून, सावन भादो बारिश का मौसम और जुलाई अगस्त में बारिश होती है, कार्तिक आश्विन हल्का सा ठंडी मौसम। A1, B2, C3, D4 ये सभी आपस में खुद ही सही सुमेलित हैं ऑलरेडी, ठीक है। हम लोगों ने गरीबी रेखा वाले से क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो ये 120, 121, 122, 123, 124, ठीक है। चलो, और ये आपका यहाँ पर मिलान करके आंसर निकाल दिया।
सूची का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना। सूची फर्स्ट में ये नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में ये राज्यों के नाम दिए गए हैं। AMW लघु शुष्क ऋतु सहित मानसूनी जलवायु, AS शुष्क ग्रीष्म ऋतु के साथ मानसूनी जलवायु, BWHW गर्म मरुस्थल एंड DFC लघु ग्रीष्मकाल युक्त शीत आर्द्र जलवायु। हमें मिलान करना कि कौन किससे सही सुमेलित है, तो उसी हिसाब से आपका आंसर आएगा। ये कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के जलवायु क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। AMW की बात करेंगे तो लघु शुष्क ऋतु सहित मानसूनी जलवायु भारत का पश्चिमी तट गोवा के दक्षिण में, ठीक है। कौन सा पश्चिमी तट? गोवा के दक्षिण में। तो A का हो जाएगा आपका 4, A आपका 4 से मिलान हो जाएगा, ठीक है। बात करें अगर यहाँ पर हम, तो जो शुष्क ग्रीष्म ऋतु के साथ मानसूनी जलवायु है, ठीक है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश कह रहे हैं। कहाँ? कोरोमंडल तट, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। तो क्या हो जाएगा? ये आपका है B और ये हो जाएगा 1, ये B1, ठीक है। C का हो जाएगा 2, चरम पश्चिमी राजस्थान, ये हो जाएगा गर्म मरुस्थल। और तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, ये हो जाएगा DFC। इस तरीके से C ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें और दी गई हैं डिटेल में, उनको आप खुद ही पढ़ लेना। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 योजनाओं के नाम दिए गए, आपको बताना है। संयुक्त मोर्चा सरकार के तहत तैयार की गई यह योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी। कौन सी? 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना आपकी इस पर आधारित थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रतिभूति का मुद्रा बाजार में कारोबार नहीं किया जा सकता? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है किसका नहीं किया जा सकता। तो जो कह रहे हैं ऋण पत्र हैं, ठीक है, डिबेंचर्स, इनका कारोबार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए, कहाँ पर स्थित है? देखो, क्या कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में या झारखंड में? कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है RINL, ठीक है। लाफर वक्र संबंधित है, कल मैंने 1 या 2 वक्र आपको बताए थे। लाफर वक्र कराधान की दरों और सरकारी राजस्व के परिणामी स्तरों के बीच संबंधों का एक ग्राफिकल निरूपण करता है। तो कराधान की दर और कर राजस्व के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये आप क्वेश्चन यहाँ से देख लो 125 का, ठीक है। 125 हो गया, 126 हो गया, 127, 128 और 129। क्वेश्चन है कि सरकार के व्यय की तुलना में सरकार के राजस्व में कमी है। राजकोषीय घाटा कहलाएगा, राजस्व घाटा कहलाएगा, प्राथमिक घाटा या बजट घाटा। सरकार के व्यय, ठीक है, और सरकार के व्यय की तुलना में सरकार के राजस्व में कमी, ये पूछ रहे हैं। तो ये आपका कहलाएगा फिजिकल डिफिसिट, यानी कि राजकोषीय घाटा। किस क्षेत्र को खापा चांद के नाम से भी जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या उत्तराखंड? हमें बताना है किस क्षेत्र को जाना जाता है, ठीक है। आप देखो पहले, तो लद्दाख को खापा चांद के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है बर्फीली भूमि। क्या? लद्दाख को। विशेष आहरण अधिकार संबंधित है, ये हमने अभी बताया ही था, डिटेल में थोड़ा सा बताया था। ये आपका IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल को स्वर्ण रेशा कहा जाता है, ठीक है। तो वैसे बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर थोड़ा सा आपने करंट वगैरह में नाम सुनते रहते हो, तो जूट जिसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, उसे ही स्वर्ण रेशा कहते हैं। किसको कहते हैं? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर जूट, ठीक है। ये अंकलेश्वर तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में से संबंधित है? अंकलेश्वर, तो ये आपका फिलहाल गुजरात से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थितियाँ प्रदान करता है, ठीक है। आपको पता है समुद्र किनारे जो खाड़ियाँ वगैरह होती हैं, इस पीक होती हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उपयुक्त सभी, मतलब खंबात की खाड़ी, कच्ची की खाड़ी, सुंदर डेल्टा बन, ये सभी उपयुक्त सभी।